नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 खबरों में। टॉप 5 खबरों में आज हम बात करेंगे, उपनल कर्मचारियों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की और उसी बीच उनको आश्वासन दिया गया। एक समिति बनाने की बात कही गई है। क्या उपनल कर्मचारियों की समस्या का समाधान होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको खबर दिखाएंगे, आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे, होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में। वहां पर उन्होंने कुछ कहा है, क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में, और क्या क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पंचायती राज विभाग की बैठक ली। उस बैठक में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कुछ लोग थे जिनकी नौकरी पर खतरा था, लेकिन उनकी नौकरी के लिए मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं वो खबर भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आज टॉप 5 खबरों में बात होगी, किस तरह से साइबर अपराधियों के जो साइबर क्रिमिनल हैं उनके हौसले बुलंद हैं। इतने बुलंद हैं कि देहरादून पुलिस के नाम से एक फेक अकाउंट बना करके उस पर एसएसपी की फोटो लगा करके लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है। उस खबर पर भी नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कोरोना वायरस के नए मामलों के बारे में। आखिर पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कितने मामले प्रदेश भर में सामने आए हैं, इन सब खबरों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालिए आप हेडलाइंस पर। उपनल कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए बनेगी उप समिति, मुख्य सचिव होंगे अध्यक्ष। उपनल महासंघ के भी 2 पदाधिकारी होंगे शामिल। बालावाला के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले, युवाओं और महिलाओं के लिए किया काम, राजनीति की काली सुरंग से निकला बेदाग। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ली पंचायती राज विभाग की बैठक, आउटसोर्स कर्मचारियों को दी राहत, तो वहीं जिला नियोजन समिति के चुनाव करवाने के दिए निर्देश। साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद, देहरादून पुलिस के नाम से फेक आईडी बनाकर रुपयों की मांग, एसएसपी देहरादून का लगाया फोटो। और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 192 नए मामले आए सामने, संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत। देहरादून में 90 और हरिद्वार में 57 नए केस आए सामने। तो चलिए टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे उपनल कर्मचारियों की। उपनल कर्मचारी पिछले 30-32 दिनों से अपने आंदोलन पर है। 30-32 दिनों से वो धरना दे रहे हैं। तमाम चैनल्स के जरिए वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। जिसके बाद उपनल कर्मचारियों ने सीएम आवास घेराव करने की एक योजना बनाई। योजना के तहत काफी संख्या में उपनल कर्मचारी पहुंचे और सीएम आवास घेराव करने वो गए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कई उपनल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तो रही प्रदर्शन की बात, लेकिन दूसरी बात जो शाम को उपनल कर्मचारियों के लिए सामने आई वो ये कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक आश्वासन दिया है कि उपनल कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने के लिए, उनकी जो जिन मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उन पर विचार करने के लिए एक उप समिति बनाई जाएगी। इस उप समिति का काम ये होगा कि वो उपनल कर्मचारियों की समस्या को किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सके, उस पर काम करेगी। अब इस समिति में होगा कौन कौन, तो वो भी जान लीजिए। इस समिति के अध्यक्ष होंगे प्रदेश के मुख्य सचिव, यानी कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इस उप समिति का गठन किया जाएगा और इसमें उपनल के भी जो उपनल महासंघ है उनके भी 2 पदाधिकारी इस समिति में शामिल होंगे, जो कि ये तय करेगी कि किस तरह से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आपको यह भी बता दें कि उपनल के कर्मचारी पिछले 32 दिनों से अपनी मांगों को लेकर, वो मांगे क्या क्या है वो हम आपको लगातार पिछले कई दिनों से बताते आ रहे हैं। समान कार्य समान वेतन की मांग और नियमितीकरण की मांग उपनल के कर्मचारी काफी लंबे समय से कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर वो आंदोलन पर हैं। पहले भी हम उनकी खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं और अब इस मामले में जो नया अपडेट है, सीएम आवास घेराव करने के बाद उन्हें एक आश्वासन मिला है। समिति को लेकर प्रदेश भर में करीब 22,000 से ज्यादा उपनल के कर्मचारी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। एक बड़ा सीएम आवास घेराव करने का कार्यक्रम उपनल के कर्मचारियों ने बनाया था, लेकिन आखिरकार इस मामले में आश्वासन तो मिला है। समिति गठन करने की बात कही गई है। समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। 2 जो उपनल के इसमें पदाधिकारी होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा। अब देखना यह है कि किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और किस तरीके से इनकी मांगों पर गौर किया जाता है। चलिए अब बात उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित किया, मीडिया के साथ बातचीत की। दरअसल उनकी विधानसभा डोईवाला के बालावाला क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक होली मिलन समारोह
बसंत उत्सव समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। यहां पर उन्होंने सार्वजनिक मंच से जनता को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कई तरह की बातें उन्होंने कही। एक तरीके से यह भी कहा जा सकता है कि सार्वजनिक सभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक दर्द भी देखने को मिला। क्या क्या इस समारोह में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इस कार्यक्रम में वो होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जो कि उन्हीं की विधानसभा में आयोजित किया गया था। यहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से महाभारत में चक्रव्यूह में अभिमन्यु का छल से वध किया गया, तो उसी अंदाज में उन्होंने उसको खुद से जोड़ते हुए बताया, यानी कि साफ तौर पर उनके मन में जो टीस है वो वहां पर उभर करके सामने आई। इसके अलावा उन्होंने, मीडिया ने जब उनसे पूछा मुख्यमंत्री पद से हटाने की वजह, तो उन्होंने कहा कि वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो वजह कौन सी थी जिस वजह से उन्हें हटाया गया। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि ये राजनीति है, राजनीति में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, होती आएंगी, लेकिन मैं अपने काम से न तो हिलूंगा न तो डिगूंगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी कहा कि वो राजनीति की एक काली सुरंग से बेदाग बाहर निकल के आए हैं और वो लगातार डोईवाला के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए जिस तरह से काम करते आए हैं उसी तरह से काम करते रहेंगे। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस कार्यक्रम में यह भी कहा कि उन्होंने अपने 4 सालों के कामकाज में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिस वजह से उन पर उंगली उठे, जिस वजह से उन पर सवाल उठाए जाए। उन्होंने यह भी कहा इस कार्यक्रम में कि उन्होंने महिलाओं के लिए काफी ज्यादा काम किए, उन्होंने युवाओं के लिए काफी ज्यादा काम किए, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि वो काम पसंद नहीं आए हों। ये भी उन्होंने इस कार्यक्रम में बात कही, यानी कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में एक टीस भी उभर करके सामने आई त्रिवेंद्र सिंह रावत की, और जो उन्होंने बात कही कि वो समझ नहीं पाए हैं कि उन्हें किस वजह से हटाया गया, ये भी उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा। और महाभारत में अभिमन्यु वध का प्रसंग कह करके वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, इस पर भी सभी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से यह भी अपील की कि जिस तरह की परिस्थितियां देश भर में फिर से बन रही हैं, कोरोना वायरस को लेकर संक्रमण काफी तेजी के साथ फैल रहा है, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थितियां देखने को मिले। चलिए तो अब खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पंचायती राज विभाग की एक समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए मुख्यमंत्री ने कई निर्देश अधिकारियों को दिए। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला नियोजन समितियों का गठन जल्द करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पंचायती राज विभाग में आउटसोर्स से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ अभियंता लगे हैं उनको भी एक बड़ी राहत दी है, क्योंकि उनका अनुबंध समाप्त होने को है। ऐसे में वो लोग भी आंदोलनरत हैं। उनको राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं वो अभी फिलहाल बने रहेंगे। तो बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि वो कोविड से संक्रमित है इसलिए ये बैठक भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली। पंचायत राज की समीक्षा उन्होंने इस बैठक में की। इसमें पंचायतों में जो रिक्त पद हैं उन पर जल्द ही चुनाव करवाने को कहा गया है। जो 2019 में पंचायत चुनाव प्रदेश में हुए थे, वहां जहां भी जिस जगह पर भी पद रिक्त बचे हुए हैं वहां पर उन्होंने जल्द से जल्द चुनाव करवाने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने पंचायत चुनाव के बाद अभी तक जिला नियोजन समितियों का चुनाव नहीं हो पाया, तो उसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। कोरोना के चलते ये चुनाव नहीं हो पाए थे, मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आउटसोर्स कर्मचारियों की जो नियुक्ति है उसको 1 साल बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने का आदेश भी दिया है। ये एक महत्वपूर्ण बात पंचायती राज विभाग की इस बैठक से निकल करके सामने आई। इस बैठक का प्रमुख निर्देश ये दिया गया कि जो पंचायतों में आउटसोर्स से जो कर्मचारी लगे हैं उनका अनुबंध समाप्त हो रहा था, उसको 1 साल और बढ़ाया जाए, क्योंकि वो लोग आंदोलन कर रहे थे। अब वो कितने पद है वो भी आप जान लीजिए। करीब 376 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 95 जूनियर इंजीनियरों को केंद्र वित्त आयोग की कंटीजेंसी से नियोजित करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। यानी कि 376 डाटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स से जो लगे थे और 95 जूनियर इंजीनियर जो आउटसोर्स से लगे थे पंचायती राज विभागों में, तो उनको लेकर भी ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इस पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में यही 3 बड़े निर्देश थे, जिसमें कहा गया है कि जो जिला नियोजन समितियां हैं उनका गठन जल्द से जल्द किया जाए। 2019 के पंचायती राज चुनाव में जो पद रिक्त हैं उन पर चुनाव करवाया जाए, और उसके अलावा जो आउटसोर्स से कर्मचारी पंचायती राज विभागों में लगे हैं उनका कार्यकाल 1 साल तक के लिए और बढ़ाया जाए। अब बात कर लेते हैं साइबर क्राइम की, साइबर ठगी की। साइबर क्राइम और साइबर ठगी देश भर में काफी तेजी के साथ फैल रही है। कई बार आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो चुकी होंगी, कई बार
ट्राई कई साइबर अपराधी इस चीज़ को लेकर करते होंगे, लेकिन इस बार जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वाकई में काफ़ी हैरान कर देने वाली भी है। साइबर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अब पुलिस के नाम से फेक आईडी बनाकर उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। दरअसल ये मामला है देहरादून का। देहरादून में साइबर अपराधियों ने देहरादून पुलिस के नाम से एक फेक आईडी बनाई है, जिसका स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे होंगे। इस फेक आईडी पर बकायदा जो एसएसपी देहरादून है योगेंद्र रावत, उनका फोटो लगाया गया है और मैसेंजर से लोगों को मैसेज जा रहे हैं, इसमें पैसे मांगे जा रहे हैं। एसएसपी ने साइबर सेल को इस मामले में जांच के निर्देश भी अब दे दिए हैं। तो बहरहाल इस पूरे मामले में जांच के निर्देश एसएसपी ने दे दिए हैं, लेकिन मामला वाकई में काफी गंभीर है, क्योंकि खुद एसएसपी का फोटो लगाकर पुलिस की आईडी से लोगों को पैसे की अपील की जा रही है, पैसा मांगा जा रहा है, बकायदा बैंक इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल भी उठना लाजमी है। ये स्क्रीनशॉट जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। इनको भी पुलिस के पास दे दिया गया है। इस मामले में बकायदा केस दर्ज कर लिया गया है और जो देहरादून के एसएसपी हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि अगर इस तरह का मैसेज किसी को भी आता है, पैसे की डिमांड किसी से भी की जाती है, तो कृपया इस तरह की डिमांड पर, इस तरह के मैसेज पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, इन्हें इग्नोर कर दें, किसी भी तरह की कोई जानकारी इनके साथ शेयर न करें। कई बार हो सकता है कि आपको भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आपके किसी मित्र के द्वारा इस तरह के मैसेज आए हों और बाद में पता चला हो कि उनका अकाउंट हैक हो गया। तो ये साइबर क्राइम है जो कि तेजी से बढ़ रहा है। नए नए तरीके साइबर क्रिमिनल ढूंढते हैं। कई बार आपको लिंक्स ओपन करने को कहा जाता है, कुछ इंस्टॉल करने को कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें वो भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहली बात, आप इस तरह के किसी भी संदेश पर, किसी भी मैसेज पर गौर ना करें, उसे इग्नोर कर दें। आपको अगर इस तरह का कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, तो उस पर आप बिल्कुल भी क्लिक न करें। कई तरह के प्रलोभन आपको दिए जा सकते हैं कि आपको इस लिंक पर क्लिक करने के बाद इनाम मिलेगा, रुपया मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। उस तरह के लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। अपनी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट, आधार नंबर, इस तरह की डिटेल्स आपसे कोई मांगता है तो उन डिटेल्स को आप बिल्कुल भी किसी को ना दें। साथ ही अगर आपसे किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाने को कहा जाता है जिससे कि आपका फोन, आपकी स्क्रीन दूसरी जगह शेयर होती है, तो इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है और कई लोग इसकी चपेट में आ भी चुके हैं। तो चलिए अब बात कोरोना वायरस की। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस का एक और बड़ा डेटा, एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया है। अगर बात करें पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 192 नए संक्रमित मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है जो कि देहरादून से हुई है। तो लगातार तेजी के साथ बढ़ते हुए मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। परसों 200 मामले सामने आए थे, कल कुछ कम हुए, लेकिन 192 मामले काफी ज्यादा होते हैं। आज से ठीक एक साल पहले तो 2-3 मामले इस वक्त तक सामने आ रहे थे, लेकिन एक साल के बाद 192 मामले, 200 मामले एक दिन में आना काफी चिंता की बात भी है। पिछले 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं उसके बाद की अगर हम स्थिति आपको बताएं, देहरादून और हरिद्वार जिले में जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ रहा है। 99,000 के पार जो कुल संक्रमित है राज्य में, उनका आंकड़ा हो चुका है। इनमें से 94,755 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 9,069 सैंपल जो है वो नेगेटिव मिले हैं, जबकि 12 जिलों में 192 जो सैंपल है पिछले 24 घंटों में वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। देहरादून और हरिद्वार जिले में तेजी से संख्या बढ़ रही है। देहरादून में 89 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और हरिद्वार की अगर बात करें जहां पर कुंभ भी है, तो वहां पर 57 नए केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। नैनीताल में 29, टिहरी में 8, उधम सिंह नगर में 5, अल्मोड़ा में 3 और पौड़ी में 3 मामले, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में 2-2 मामले, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 1-1 मामला सामने आया है। चंपावत में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अब तक जो प्रदेश में मौत कोरोना वायरस से, क्योंकि कल एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो 1707 का ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 1707 लोगों की मौत उत्तराखंड में कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। और अभी अगर एक्टिव केस की हम बात करें तो 1150 सक्रिय मामले अभी भी उत्तराखंड में है और ये 1150 मामले पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी के साथ बढ़े हैं। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की। होली भी है, कुंभ भी है, तो इस तरह के आयोजन में और तेजी से ये वायरस फैल सकता है, इसलिए सतर्क आपको भी रहना है, सुरक्षित आपको भी रहना है। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, इन पर फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, हर एक खबर पर आप अपनी राय रख सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, ट्विटर पर भी जुड़िए, वेबसाइट पर खबरें पढ़िए संवाद365.com पर, और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।